मित्रों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे हैं होते हैं, उन असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यूज में अक्सर चाहे किसी भी सब्जेक्ट में बातचीत हो, ये पूछा जाता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं। तो आज मेरे वीडियो का विषय यही है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं। वाई डू यू विश टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये ऐसा सवाल है जो गंभीर भी है और कई बार नॉन सीरियस भी लगता है। मैंने वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के और इंटरव्यू आदि को केंद्रित करके कोई बहुत वीडियो नहीं बनाए हैं, एक दो वीडियो बनाए हैं जो काफी लोकप्रिय भी हुए। अभी कुछ छात्रों के निरंतर आग्रह हो रहा था कि सर आप एक बार हमारे लिए इस तरह के कुछ प्रश्न आते हैं उन पर कुछ बताएं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसका टॉपिक था असिस्टेंट प्रोफेसर पद की तैयारी कैसे करें, और वो ऐसा वीडियो था जो केवल एक विषय से संबंधित नहीं था बल्कि सभी विषय और सभी फैकल्टीज के लिए उपयोगी था और उसको काफी लोगों ने देखा। इसके बाद फिर मैंने एक वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री इंटरव्यू पर बनाया था। उसे अधिक लोगों ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसमें 700-800 लोगों ने उसे देखा। उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। अभी ये प्रश्न उठ रहा था कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं, तो इसको लेकर के आपको अनेक जगह जानकारी मिलेगी। तो मैं अपने एक स्वविवेक से या अपने एक्सपीरियंस से जो मैं बता सकता हूँ वो बताने की कोशिश मैंने इसमें की है, और यह वीडियो भी सभी विषयों सभी संकायों के लिए उपयोगी है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में जाने वाले हैं, साक्षात्कार में जाने वाले हैं, ये सवाल ऐसा है जो केवल लोक सेवा आयोगों में नहीं पूछा जाता बल्कि ये सवाल विश्वविद्यालयों में भी पूछा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक प्रश्न बनाया है, और जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियो दो जो मैंने बताए वो ना देखे हों तो वे जरूर देखें, उससे उनको कुछ गाइडेंस मिलेगी। क्योंकि मुझे कुछ अच्छे ऐसे फीडबैक भी आया है जिसमें जो लोग इंटरव्यू दे चुके हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया है और उनका हमको इससे बड़ा लाभ हुआ है। मूल विषय मेरा इतिहास है, आप सभी जानते ही हैं। तो इतिहास को केंद्रित करके अभी ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो केवल इसमें में ऐसा सवाल है जो सभी फैकल्टीज में के सभी विषयों के इंटरव्यू में पूछा जाता है, उसी को मैंने अपने आधार बनाया है। तो मैं कहाँ से शुरू करूं, ये थोड़ा सा मेरे सामने कठिन प्रश्न था, किंतु मेरी ये समझ थी कि जो अध्यापक, टीचर, प्रोफेसर, इनका जो पेशा है, इनका जो व्यवसाय है, उसे बड़े ही सम्मानजनक तरीके से आज भी देखा जाता है। किंतु डिटेरियोरेशन हो रहा है, गिरावट आई है मूल्यों में, मूल्य बदलते रहते हैं। तो भारतीय संस्कृति में जो गुरु का महत्व है वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बताया गया है, और निश्चित तौर पर वो ऐसा है जो किसी को भी गुरु बनने के लिए प्रेरित तो करेगा ही। जिसमें सर्वप्रमुख ज्यादा बात इनकी होती है वो कबीर दास हैं, जो तो कबीर ने गुरु के ऊपर, गुरु की महिमा के ऊपर अनेक शब्द, साखी, दोहे आदि लिखे हैं। किंतु मैं सिलेक्टिवली एक दो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि सवाल ये है तो इसका जो उनके दोहे, उनके दोहे जो सबसे लोकप्रिय है जो हम कक्षा 5 में पढ़े थे वो है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अर्थ में नहीं बताऊंगा, आप इसका अर्थ जानते ही हैं। इसी क्रम में वो गुरु के महत्व को इंगित करते हुए एक दोहा लिखते हैं कबीरदास, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर गर्दन देने पर भी अच्छा गुरु मिल जाता है तो समझिए बहुत ही सस्ता सौदा है ये। एक उन्होंने और उनका दोहा है, कबीर ते नर अंध हैं गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर भगवान नाराज हो जाए तो गुरु आपको सहारा देगा, लेकिन गुरु नाराज हो जाए तो भगवान भी आपको सहारा नहीं देगा। तो आप देखिए कितने मूल्यवान बातें हमारे कही गई है संस्कृति में। इसी में तुलसी का, जो तो तुलसी ने भी अनेक दोहे लिखे गुरु के ऊपर, लेकिन एक उनका है, गुरु बिनु भवन तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई।
मतलब इनका है कि भाई गुरु के बिना भवनिधि, अब भवनिधि का हमने भवसागर और उसके उसको पाप की वो और उसको क्या क्या वर्णन किया है, लेकिन भवसागर जो भविष्य का सागर है, अगर भविष्य के सागर को पार करना है, जीवन को सार्थकता प्रदान करनी है, तो गुरु की आवश्यकता है। चाहे कोई ब्रह्मा और शंकर के समान ही क्यों ना हो, वो भी भवनिधि पार नहीं कर सकता जब तक कि गुरु ना हो। इसी क्रम में गुरु नानक देव ने, संत दादू ने, सैन भगत ने, संत पीपा ने, मलूक दास, सुंदर दास, केशव दास, दयाबाई, सहजोबाई, अनेक गुरुओं ने, ये गुरु जो हैं आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन गुरु जो जो दूसरी फॉर्मल एजुकेशन देता है वो भी वही थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादातर देता है। अब इस पर गुरु पर एक अलग से वर्णन किया जा सकता है कि गुरु के नाम पे तो कई गुरु लोग घुस चुके हैं और गुरुओं ने उसको एक अलग किस्म का आध्यात्मिक व्यवसाय बना लिया है, उस पर अलग से कभी वीडियो बनाएंगे। तो ये आम का धारणा है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं और जीवन में मान नहीं, और ज्ञान कौन देगा? ज्ञान गुरु ही देंगे। स्कंद पुराण का एक श्लोक है, अब स्कंद पुराण के लेखक कौन है इस पर मैं बात नहीं करूंगा, ना इनके जो भी कंट्रोवर्सीज पर, बट उसमें एक बहुत अच्छा श्लोक मुझे मिला, वो है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस तरह से गुरु को भगवान के बराबर का दर्जा दिया गया है भारतीय संस्कृति में, तो निश्चित रूप से इसके लिए आकर्षण स्वाभाविक सी बात है। और सतगुरु की अवधारणा खास तौर पर की गई है, तो गुरु सतगुरु होना चाहिए तो भी सच्चा ज्ञान देगा, अगर सतगुरु नहीं होगा तो सच्चा ज्ञान वो नहीं देगा। तो अगर हम देखें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद का दायित्व क्या है, तो उसके दायित्व में खास तौर पर मोटे तौर पर एक लाइन में हम कहें तो अध्यापन, अध्ययन, अध्यापन, ज्ञान का सृजन, शोध और लेखन द्वारा, लेखन और शोध द्वारा ज्ञान का सृजन और प्रसारण। इसके अलावा संस्था प्रबंधन में सहभागिता और योगदान, या हम कहें संस्था निर्माण में उनका योगदान। तो ये अपने आप में एक संक्षेप में ये बात समझ में आती है कि बहुत बड़ा दायित्व है। जैसे हम कहते हैं कि इस पद पर जो अध्ययन और अध्यापन, अध्ययन निरंतर करना होता है तभी आप अध्यापन कर सकते हैं, और जो शिक्षक अध्ययन के बिना अध्यापन करते हैं शायद मेरी दृष्टि में वे शिक्षक नहीं हैं। दूसरी बात क्या है कि इस बारे में भी अपने साहित्य में दोहा है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो अपने आप में देखें तो ये एक ऐसा पद है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इसमें जिनकी रुचि है या जिनका अनुराग है, जिनका पैशन टीचिंग है, वह निश्चित तौर पर निरंतर सीखने की बात कहते हैं। कहते सिखाना तो ही है, किंतु निरंतर सीखने के अवसर प्रदान करता है। दूसरा क्या है कि मैं बार बार जो कह रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके पहले जो स्कूल एजुकेशन है जिसको उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा कहते हैं, वास्तव में देखा जाए तो अब वो केवल नींव रह गई है। पहले नींव थोड़ा और नीचे थी, हाई स्कूल पर ही नींव थी, किंतु अब नींव 12th क्लास पे आ गई है। तो जो भवन का निर्माण होना है उसकी नींव तो ठीक है, जैसी रखी गई रख दी गई, किंतु उस पर जो भवन का निर्माण है वो उच्च शिक्षा के माध्यम से होना है। इसलिए उच्च शिक्षा में जाने का आकर्षण स्वाभाविक तौर पर रहता है। अगर साधारण और सीधा सा जवाब दें कि क्यों बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सीधी सी बात है, पढ़ने और पढ़ाने में रुचि के अनुरूप होने के कारण, क्योंकि मेरी अपनी रुचि पढ़ने और पढ़ाने में और निरंतर सीखने की प्रेरणा भी है और चुनौती भी है, इसलिए मैं इस पद को अपने लिए उपयुक्त मानता हूं, क्योंकि टीचिंग, रिसर्च एंड क्रिएशन ऑफ नॉलेज इज माय पैशन। दूसरी बात जो सामने आती है कि भाई इसके अलावा और क्या, सीधी बात करते हैं भाई इससे समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है। यह पद जो है प्रतिष्ठित और संतुष्टिदायक है, इससे मानसिक और मतलब ये कहिए मानसिक और आत्मिक दोनों ही तरह की शांति मिलती है। अच्छा वेतन है और सम्मानजनक वेतन है। इसके अलावा जो विकल्प हैं व्यवसाय के, उनमें सबसे नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि आप जो है युग निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण का कार्य करते हैं। तो ये एक संक्षिप्त जवाब है। दूसरी एक जवाब ये दे सकते हैं कि भाई जो योग्यता मैंने हासिल की, मैंने
एमए किया, हर आदमी एमए करके नेट तो नहीं करता है, या हर आदमी एमए करके पीएचडी तो नहीं करता है। तो नेट और पीएचडी की ये इसीलिए की क्योंकि मेरा प्रारंभ से ही इस व्यवसाय की ओर झुकाव है। यदि हम इसको एक बार और थोड़ा सा सरल करने के लिए बिंदुवार इसमें बात करें तो हम ये पाएंगे कि अध्यापन और अनुसंधान, एक बात मैं और कहना चाहूंगा बीच में, होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि पहले जो इंटरव्यू हुए हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वे ऐसे ऐसे पूछे जाएंगे। तो विद्यार्थियों की अपेक्षा रहती है कि गुरुजी जो भी प्रश्न बताएं वो स्ट्रक्चर्ड, मतलब स्ट्रक्चर बना दें, ये प्रश्न है, ये उत्तर है। अगर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन और आंसर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आप उसको एक बार समझ लो तो फिर आप अपने शब्दों में, अपनी भाषा में उस बात को रख सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, एक दो और चुटकुले चलते हैं कई बार, क्योंकि जब आप पेपर देने जाएं या सॉरी इंटरव्यू देने जाएं तो सर पर कोई बोझ लेके ना जाएं। सबसे बड़ा बोझ तो असफलता का होता है, और असफलता का जब बोझ होता तो लगता है मैं बता पाऊंगा नहीं बता पाऊंगा, भूल तो नहीं जाऊंगा, तो वो ओवर जो प्रेशर क्रिएट कर लेता है अपने माइंड में। उसको हल्के माइंड से, खाली उससे आना चाहिए मैंने पढ़ाई कर ली, सब कुछ तैयारी है, अब मैं जाता हूँ, जो प्रश्न पूछे जाएंगे मैं उसका जवाब दूंगा। तो कई बार इस तरह के चुटकुले चलते हैं कि भाई अगर वो जो सिलेक्टर्स हैं, अगर उनको सिलेक्ट करना होता है तो वो पूछते हैं कैंडिडेट से कि भाई अपने पिता का नाम बताओ, वो बता देता है मोहनलाल, तो वो कह रहे बहुत बढ़िया जवाब दे दिया। अगर सिलेक्ट नहीं करना है तो पूछा जाएगा, वो कहेगा सिलेक्टर मेरे पिता का नाम बताओ, उसे क्या पता कि जवाब ही नहीं दे पाया है। तो ये एक चुटकुला है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंटरव्यू देकर निकलता है सेम डे, और जो इंटरव्यू देने के लिए बैठे रहते हैं उनके बीच में संवाद नहीं हो पाता है, क्योंकि इंटरव्यू देने वाला इंटरव्यू देके अलग रास्ते से निकाल दिया जाता है, वापस वो उस हॉल में नहीं आता जहां इंतजार में लोग बैठे हुए हैं। तो फिर अगले 2-3 दिनों में उसका प्रसारण होता है, भाई ऐसे प्रश्न पूछे गए। फिर एक्सपर्ट्स क्या है, हर 3 दिन में 2 दिन में जैसे वहां पे आकलन करते हैं लोग, बदलता, अच्छा आज वो आए हैं तो ये प्रश्न पूछेंगे, तो उसका भी पहले से ही अंदाज लगाते हैं क्या प्रश्न पूछेगा। तो होता यह है कि जो प्रश्न पूछे जाए दोबारा पूछे जाए कोई जरूरी नहीं है। ऐसा हुआ, इसका एक चुटकुला यह है कि एक आदमी पूछ रहा था भाई क्या कल क्या हुआ, ये एक्सपर्ट आए, वो बहुत लोगों से पूछा कि नक्शे में दिल्ली बताइए, दिल्ली कहाँ है। तो उस लड़के ने दिल्ली रट ली, ऊपर से पूछ लो, नीचे से पूछ लो, लेफ्ट से पूछ लो, राइट से पूछ लो, आंख बंद करके पूछ लो, वो दिल्ली पर उंगली रख सकता था। हो गया, जब वो एक्सपर्ट के पास गया, उसकी बारी आई, तो उससे एक्सपर्ट ने पूछा कि नक्शे में झेलम नदी कहाँ है। तो वो कहता है कैंडिडेट के झेलम में क्या डूबना है, पूछना है दिल्ली पूछो, ये रही दिल्ली, और उसने हाथ रख दिया। तो इसलिए क्या है, कभी स्ट्रक्चर्ड प्रश्न को करके ना जाएं, उससे क्या होता है आपकी बंदिश हो जाती है और आप खुलकर सोच भी नहीं पाते हैं। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं कि मैं अपनी बात तो कह चुका, लेकिन बिंदुवार जो अगर इसके पे हम थोड़ा सा देखें तो बिंदुवार यह है कि भाई कारण क्या है, जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, सबसे प्रति अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान के प्रति मुझे बहुत अनुराग है, जिससे मुझे बौद्धिक और आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। ऐसा व्यवसाय जो निरंतर सीखने का अवसर प्रदान करता है, इसलिए मैं इसमें जाना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कहेंगे आप उसमें कि अगली पीढ़ी के मार्गदर्शन और निर्माण तथा युवाओं को प्रेरित करने में सापेक्ष योगदान दे सकता हूं, जो युवा आगे चल करके समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। तीसरी बात कह सकते हैं, समाज को अपनी शिक्षा और विशेषज्ञता का लाभ पहुंचाऊं। यदि मैं कोई अधिकारी बन जाता हूं तो मैं एक अलग तरह के गोरख धंधे में फंस जाऊंगा, और मैं कोई सीधे तौर पर समाज को अपने ज्ञान का, जो मेरी विशेषज्ञता, उसका लाभ नहीं दे सकता। तो इससे सकारात्मक रूप से मैं समाज को प्रभावित कर सकता हूं। इसके अलावा समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा का भाव, शिक्षकों के प्रति, शिक्षक बनने के प्रति आकर्षण तो है ही है। स्वाभाविक तौर पर राष्ट्र निर्माण में जो सहभागिता निभाना है वो बहुत महत्व रखती है। ज्ञान के सृजन और प्रसारण का पुनीत कार्य, क्योंकि जो उच्च शिक्षा है जिसमें महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा आती है, ज्ञान का सृजन वही होता है। हायर सेकेंडरी लेवल में ज्ञान का सृजन नहीं होता है, मेथोडोलॉजी वगैरह होती है, लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्ट नॉलेज को आप यूज करते हैं। बट यहाँ आपको अवसर मिलता है कि आप शोध करें, अपनी रुचि का विषय चुनें, अपनी रुचि के प्रोजेक्ट्स लें और आप उसको आगे बढ़ाएं। इसके अलावा जो बेसिक चीज क्या है शिक्षा में, वो है पाठ्यक्रम का निर्माण। तो पाठ्यक्रम निर्माण में और उसकी समीक्षा करने और सुधार और संशोधन में किस तरह से एक उच्च शिक्षा का शिक्षक ही
पार्टिसिपेट कर सकता है। हाँ, सरकारें हस्तक्षेप करती हैं और वो कई बार कोशिश करती हैं कि ऐसा वो बना दो जो उनके अनुकूल हो, किंतु वो चलता नहीं है। तो जब सिलेबस बनता है तो उसमें उच्च शिक्षा के टीचर्स ही भाग लेते हैं, और जो जूनियर लेवल पर होते हैं, यदि वे जीनियस हैं और वे चाहते हैं कोई नया टॉपिक जुड़े या कोई नया पेपर जुड़े, तो वो अपनी बातें पूरी लिख करके, समझा करके, जो वरिष्ठ व्यक्ति उनके यहाँ से जा रहे हैं रिप्रेजेंट करने बोर्ड ऑफ स्टडीज को या जो सिलेबस मेकिंग को, उसमें वो अपनी बात को रखवा सकते हैं, और स्वयं को जब अवसर मिलता है तो वो तो करते ही हैं। इसके अलावा समाज उपयोगी और राष्ट्र उपयोगी शिक्षा की संरचना में उच्च शिक्षा के लोग योगदान देते हैं। और शिक्षा का लचीला वातावरण होता है। उसमें क्या है कि टीचर की अपनी ऑटोनॉमी होती है। टॉपिक तो ठीक है, यूनिवर्सिटीज ने, बोर्ड ऑफ स्टडीज ने, स्नेट सिंडिकेट आदि ने तय कर दिए, किंतु उसमें वो कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ये शिक्षक की अपनी ऑटोनॉमी है। इट कैन नॉट बी डिक्टेटेड बाय एनी अथॉरिटी। कोई अथॉरिटी ये नहीं कह सकती टीचर को नहीं तुम ये पढ़ाओ। तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ कंपैरेटिवली थोड़ा लचीलापन है और एक ऑटोनॉमी है टीचर की, जिसको टीचर एंजॉय करता है। और ऑटोनॉमी है तभी वो स्वतंत्र रूप से सोच सकता है, अगर ऑटोनॉमी नहीं होगी तो नहीं। अब कई बार प्रश्न ये उठता है कि मैं आगे रखूंगा इस प्रश्न को। इसके अलावा आप बताएंगे कि भाई जो कंपैरेटिव पे स्ट्रक्चर है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का पे स्ट्रक्चर भी एट पार विद फर्स्ट ग्रेड जितनी सर्विसेज हैं उसके एट पार है। इसके अलावा संस्था प्रबंधन और सहभागिता का जो काम है उससे संस्था निर्माण का काम होता है। जब विश्वविद्यालयों का नाम होता है कि भाई इस विश्वविद्यालय की रैंकिंग है, उस रैंकिंग या उस ग्रेड, उसके लिए जो टीचर्स हैं उनके एफर्ट्स ही काउंट होते हैं। इसके अलावा ये ऐसा व्यवसाय है जिसमें आत्मोत्थान, सेल्फ ग्रोथ, ज्ञान और कौशल की वृद्धि के अधिकतम अवसर हैं। इसके अलावा अगर हम देखें और कुछ, तो इसमें जो आता है, जो आदमी उच्च शिक्षा में हो, चाहे स्कूल एजुकेशन में हो, अब तो खैर परिवर्तन आ रहा है, लोगों का व्यवहार बदल रहा है, किंतु अधिकांशतः अध्यापक का जो जीवन है अनुशासित और सरल जीवन पद्धति उसे मिलती है, क्योंकि उसे एक आदर्श के रूप में अपने शिष्य के सामने आना है। इसलिए वो काफी कुछ इमेज कॉन्शियस भी होता है और इससे लॉन्ग रन में टीचर को व्यक्तिगत फायदा होता है। यही नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद, जो मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, इसमें पदोन्नति के भी पर्याप्त अवसर हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर, प्राचार्य, इसके अलावा वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, और बीच में अगर आप कैरियर चेंज करना चाहें, यूजीसी में अनेक ऐसी पोजीशंस होती हैं हायर लेवल पर, उसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज के टीचर्स जा सकते हैं, ICSR में जा सकते हैं, CSIR, ICHR, IPR, काफी कुछ ऐसी सेंट्रल बॉडीज हैं, जिन सेंट्रल, इवन NCERT, इन सब में भी निदेशक, प्रोफेसर या एजुकेशन ऑफिसर, जॉइंट सेक्रेटरी आदि आदि पदों पर, सेक्रेटरी, इन पदों पर वो प्रमोशन ले सकते हैं या सिलेक्ट होकर के जा सकते हैं। अब जो मैं बात करना चाह रहा हूं, जब आप एक सवाल ये कई बार किया जाता है कि भाई ये बताओ, सपोज आपको ऑफर दिया जाए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के बजाय RS ऑफिसर बन जाइए, तो क्या आप उसे पसंद करेंगे? तो कई लोग तो ये कहते हैं हाँ साहब पसंद करेंगे, कई लोग कहते हैं मैं पसंद नहीं करूंगा। और उसका कारण ये है कि जो RS है या RS से और नीचे के जितने भी अधिकारी हैं, RS से अपर IAS भी हैं, तो वहां क्या है कि कहते हैं साहब पावर है, पावर नहीं है, उनके पास ड्यूटी है, वो ड्यूटीज को पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे शिक्षक की अपनी ड्यूटीज है, शिक्षक की भी अपनी ऑटोनॉमी है, शिक्षक भी कॉलेज और विश्वविद्यालय को के संचालन में अपना योगदान देकर के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और सबको वो मेंटेन करने में योगदान करता है, परीक्षाएं करवाता है, परीक्षाओं का वो मूल्यांकन ढंग से हो, नकल ना हो, ये शिक्षक ही तो रोकता है। तो उसके पास बहुत ड्यूटीज है, बट वो उनको पावर में कन्वर्ट करके कभी हरेस्ट नहीं करता है। जबकि जो सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, वो पावर्स को, वो ड्यूटीज को पावर्स में कन्वर्ट करके और लोगों के साथ जो करते हैं, वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। मैं नहीं कह रहा हर आदमी करता है, बट मैं अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। राजस्थान में 1970 के आसपास ओपन एंट्री खुली थी इसके RS के लिए, कि जो मिड कैरियर में लोग हैं वो चाहे ऑप्ट करें, और उनको उसको बोलते हैं इमरजेंसी रिक्रूटमेंट हुआ था। तो उसमें कॉलेज लेक्चरर जिनको 10 या 12 साल का अनुभव था, और उनमें वो कॉलेज के लेक्चरर भी जो प्राइवेट कॉलेज थे किंतु एडेड थे, उन टीचर्स को भी ये सुविधा दी गई थी, जिला शिक्षा अधिकारी लेवल के लोगों को दी गई थी। तो उसमें आप आश्चर्य करेंगे, जो टोटल टीचर्स की स्ट्रेंथ थी विश्वविद्यालयों में, प्राइवेट कॉलेजों में और सरकारी में, उसका
%, लोगों ने भी इसके लिए आवेदन नहीं किया, और जिन लोगों ने आवेदन किया था उसमें से लगभग 60% का चयन हो गया था। तो आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है, इतना आकर्षण होता है कि कुछ लोग कहते हैं साहब मिली नहीं, इसलिए लोग कहते हैं साहब बेकार है एडमिनिस्ट्रेटिव। ऐसा नहीं है, कई चीजें चॉइस से होती हैं। तो इसलिए क्या है कि ये जो पूछा जाए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं, तो मैंने जो पूरी इतनी बात डिस्कस की है, इसको आप वीडियो को सुने, दोबारा भी सुनेंगे तो आपको इससे एक जानकारी होगी कि आप किस तरह से, अगर रियली आप इंटरेस्टेड है और नहीं भी है तो कौन सा वो आपका जांच कर रहे हैं मशीन से, तो आप अपनी इन बिंदुओं के आधार पर जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू इतने कम समय का होता है कि उसमें बहुत सवाल पूछे नहीं जाते। मेरा जो पहला वाला वीडियो कैसे करें तैयारी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसे एक बार आप जरूर देख लें, इसे भी देखें और इसे अन्य विषयों के लोगों को भी बताएं। इसके बाद मैं आगे 2 और वीडियो बनाऊंगा जिनकी मैं घोषणा अभी से कर देता हूं। एक तो ये सवाल ये भी पूछा जाता है कि हम आपका चयन क्यों करें, आपको ही सिलेक्ट क्यों करें। तो ये एक बड़ा सवाल है, कैसे एक कैंडिडेट ये चीज कहे कि मुझे इसलिए सिलेक्ट कीजिए कि ये मेरी क्वालिटीज है। तो एक तो मैं इस पे बनाऊंगा, और एक ये बनाऊंगा यदि आपको अपने नियुक्ति मिल जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो आप अपने विषय में कौन से नवाचार करेंगे, या कौन से मतलब एक इनोवेटिव कौन से तरीके आप अपनाएंगे, ये एक सवाल होता है। तो एक वीडियो में इसके ऊपर बनाऊंगा। उस वीडियो में मैं हिस्ट्री पर भी खास तौर पर स्ट्रेस दूंगा, क्योंकि मैं बताऊंगा हिस्ट्री में क्या नवाचार, क्योंकि मैं 50 सब्जेक्ट्स तो कवर कर नहीं सकता। तो निश्चित तौर पर जो मेरा अपना विषय है, तो थर्ड जो वीडियो होगा इस श्रृंखला में, उसमें मैं इतिहास के बारे में बताऊंगा कि इतिहास जो है उसमें क्या नवाचार हो सकता है, क्या नवाचार करना चाहिए। और पुनः मैं कहता हूं, स्ट्रक्चरल प्रश्न मत रटिए, विषय को समझिए, बात को समझिए, उसके बाद अपना उत्तर दीजिए। नमस्कार। वीडियो कैसा लगा, इस पे आप अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के द्वारा दें, और अधिक से अधिक लोगों को मेरे इस YouTube चैनल के साथ जोड़ें। धन्यवाद।